हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम कवर कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2023 की। इस सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है, जहां पे हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट सार संग्रह। लगभग 130 यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले कवर करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को, जहाँ पे पहला क्वेश्चन निकल के आता है, मध्यकालीन भारत में फड़म शब्द था, ये किसे निर्दिष्ट करता है, ये बताना है। तो फड़म शब्द निर्दिष्ट करता है सिक्के को। फिर है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे। तो जो सैयद थे ये कुलाहदारन कहलाते थे। फिर है, किसके राज्यकाल में योग वरिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये हुआ था अकबर के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो ये सभी प्रसिद्ध नाटककार थे। फिर है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे। तो ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे और इस कारण से फेमस थे। नेक्स्ट है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये मिलता है विनय पिटक में। फिर है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्धि की आकृति अंकित करवाई थी। तो ये शासक था कनिष्क। फिर है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये भी याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर है, विधि के नियमित वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है। तो ये मिलता है मनुस्मृति में। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे है। तो दशावतार मंदिर ये है देवगढ़ में। आगे है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत चीन के मध्य 1962 में किस तिथि को युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो डेट याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। 20 अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ था। फिर महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार कब किया था। तो इन्होंने पहली बार अहमदाबाद के मिल मजदूरों का जो आंदोलन था उसमें भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार किया था। फिर है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक पुस्तक है। तो ये कब प्रकाशित हुई थी ये आपको बताना है। तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1901 में। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक इसको प्रकाशित किया था। फिर स्टटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये थी मैडम भीखाजी कामा। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब चार्टर अधिनियम 1853 पारित किया था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। फिर निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में हुआ था और किस स्थान पर आहूत किया गया था। आहूत किया गया था बेलग्रेड में। नेक्स्ट है, किसने सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये थे सईद अमीर अली। फिर किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया था। तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पे भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया था। फिर है, दयान प्रकाश पत्र, यह किससे संबंधित है। तो संबंधित है गोपाल हरि देशमुख से। फिर 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे महाक परी की पदवी दी गई है। तो महाक परी की पदवी दी गई है जीनत महल को। फिर है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यहाँ पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस राज्य से हुआ था। तो इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। फिर संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है। तो अधिकतम 6 माह की अनुमति दी गई है। फिर अब भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं।
तो ये आयोजित की जाती है उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसका है? ये कथन था सरोजिनी नायडू का। फिर जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत, ये पदनाम है किसका है? जम्मू कश्मीर का, ये भी आपको याद रखना है। तो जम्मू और कश्मीर का सदर ए रियासत एक ये पदनाम था। इसको बदल के राज्यपाल यानी गवर्नर कब किया गया था? तो किया गया था 1965 में। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि जो राज्यपाल हैं इनको जम्मू और कश्मीर में किस पदनाम से जाना जाता था? तो सदर ए रियासत, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है, सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो ऊपरी सदन की जो सदस्यों की संख्या है ये निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। फिर अब भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो इनकी जगह राष्ट्रपति होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। फिर किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? जैसा दिया गया है अनुच्छेद 343 में। फिर समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यह अधिकार परीक्षा। फिर है, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो ये हुआ था 69वें संशोधन में। आगे है, भारत एवं विश्व का भूगोल। सबसे पहले है कोडाई कनाल, ये किस पहाड़ी पे स्थित है? तो तमिलनाडु में डंडीगुल जिला है और इस जिले में है पालनी पहाड़ी, और इसी पालनी पहाड़ी पे है कोडाई कनाल। फिर है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था क्रिटेशियस युग में। फिर है, सियाचिन हिमनद, ये कहाँ पे है? तो यह है नुब्रा घाटी के उत्तर में। फिर है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक किसका था? तो हिंद महासागर का सूचक था रत्नाकर नाम। फिर है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। फिर है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है सर क्रीक विवाद। फिर है, मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा ये किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो बंगाल के डेल्टा का उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे 12 जिले स्थित हैं। नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। फिर है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे भूमध्य रेखा भी है, कर्क रेखा भी है और मकर रेखा, तीनों भी गुजरती हैं वहाँ से। आगे है, पर्यावरण एवं जैव विविधता, जहाँ पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। फिर राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है इन सिटू संरक्षण के द्वारा। फिर भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वालगुल यानी फ्लाइंग फॉक्स, ये क्या है? तो ये हैं चमगादड़। फिर है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पे, ये क्या है? तो ये एक तरह का स्तनधारी है। फिर किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कब से नहीं देखी गई है? तो जब तक वो प्रजाति जो है अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों तक नहीं देखी गई है तभी उसे विलुप्त माना जा सकता है। फिर है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो WWF का प्रतीक जानवर है एक जाइंट पांडा। फिर है, पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। फिर मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो ऐसा पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण।
फिर है जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो यह है अल्फा सूचकांक। फिर है पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये दर्द निवारक है डिक्लोफिनेक। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, जहाँ पहला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। फिर है स्फीति दर यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव यानी बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। तो आपको बताना है कि ये आधार प्रभाव यानी बेस इफेक्ट है क्या? तो ये है विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव। फिर है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर ये किसके साथ बढ़ता है? तो जनता की बैंकिंग की जो आदतें हैं, जब इसमें वृद्धि होती है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था के जो मुद्रा है इनका गुणक भी बढ़ता है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या जो है घनत्व इसका सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश है, इसका 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। फिर है भारत की गिनती जननांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देशों के रूप में की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे 15 से 64 वर्ष आयु का वर्ग की जो जनसंख्या है ये सबसे ज़्यादा है। फिर शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका मापन सम्मिलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। फिर अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। फिर है विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ अधिनियम ये कब प्रभावी हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था 2006 में। फिर अब प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 2.1%। फिर अब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, यहाँ पहला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से सबसे ज़्यादा लगाव रखती है। फिर ऑक्सीकरण यानी उपचयन का अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? जिसमें परमाणु और आयन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये एक ऐसी अभिक्रिया है। फिर है गामा किरणों तथा एक्सरे किरणें जो हैं दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है ये बताना है। तो एक्स किरणें जो हैं ये परमाणु का गुण हैं तथा गामा किरणें जो हैं ये नाभिक से उत्सर्जित होती हैं। फिर है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है अवतल लेंस। फिर है शीतल पेय बनाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो यहाँ पे यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो क्या हुआ था? तो उस टाइम अधिकतर जो अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के ही पार करके चले गए थे। फिर आपको बताना रेडियो सक्रियता को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है GM काउंटर। फिर मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। फिर आपको बताना है इंसुलिन जो होता है जो शुगर पेशेंट को दिया जाता है किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है झालिया की जड़ों से। फिर आपको बताना है कि मिर्च में जो तीक्ष्णता होती है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कैप्सेसिन की उपस्थिति। कैप्सेसिन होता है मिर्च में, इसके कारण वो तीखी होती है। आगे है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। पहला क्वेश्चन है अभिवृत्ति क्या है यह बताना, इसकी परिभाषा। तो यह एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, यह है अभिवृत्ति। फिर आपको बताना कि आदतें व्यक्तित्व का आवरण है, ये किसने कहा था? ये कहा था क्लेपर ने।
नेक्स्ट है प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है। यह कथन किसका है? यह कथन है जेम्स का। नेक्स्ट है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ये क्रम होता है बच्चों में विकास का। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? ये परिभाषा है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा आपको बतानी है। तो इनकी परिभाषा थी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। फिर बताना संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं? तो ये हैं जीन पियाजे और ब्रूनर। फिर है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये है क्या? तो ये एक धनात्मक स्थानांतरण है। नेक्स्ट है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान व तनाव की अवस्था है, ये किसने कहा था? ये कहा था स्टैनले हॉल ने। फिर है टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण कौन सी विधि का प्रकार है? तो ये एक प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट है संप्रेषण संचार। यहाँ पहला क्वेश्चन है संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? तो इसे संकेतीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपको बताना कि संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा क्या है? तो शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, ये है मनोवैज्ञानिक बाधा। नेक्स्ट है संव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो सबसे पहले इसे विकसित किया था एरिक बर्न ने। फिर आपको बताना संचार प्रक्रिया के तत्वों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले स्रोत, फिर संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, शोर एवं प्रतिपुष्टि। फिर है कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? तो यह है एकल श्रृंखला संचार तंत्र। फिर है पराभाषा यानी पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित है? तो संबंधित है अवाधिक संप्रेषण से। नेक्स्ट है फिलिप लुई ने औपचारिक संबंधों पर आधारित कितने प्रकार के नेटवर्क बनाए हैं? तो उन्होंने 4 नेटवर्क बनाए हैं, श्रृंखला प्रणाली, वृत्ताकार संचार प्रणाली, पहिया प्रणाली और सर्वदिशीय अथवा तारा प्रणाली। फिर अनौपचारिक अथवा ग्रेपवाइन संचार के कितने प्रकार कीथ डेविस ने बनाए हैं? इन्होंने 3 प्रकार बनाए हैं, गपशप प्रणाली, गुच्छा नेटवर्क और संभाव्य प्रणाली। फिर आपको बताना संव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो किया था एरिक बर्न ने। नेक्स्ट है आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे संज्ञानात्मक विसंगति के रूप में जाना जाता है। आगे खेलकूद के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है वॉली, स्मैश और सर्विस, ये शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से। फिर है एग्रीकल्चर शॉट, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है क्रिकेट से। फिर आपको बताना है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो ये आयोजित हुए थे 1930 में। फिर बताना कि 2023 का जो 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है ये कहाँ आयोजित होगा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आयोजित होंगे भारत में। फिर आपको बताना लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये शब्द रिलेटेड है वॉलीबॉल से। फिर है भारतीय क्रिकेट टीम का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो सीके नायडू है, इन्हें भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है। फिर है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट है डीसीएम ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? ये भी संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट बताना है अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1961 में। नेक्स्ट है अपर कट, ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए अपर कट क्रिकेट में भी यूज़ होता है, बट ऑप्शन में यहाँ पे क्रिकेट नहीं है, बॉक्सिंग है, तो हम बॉक्सिंग चेक करेंगे। यहाँ पे बॉक्सिंग राइट आंसर होगा। फिर आगे है कृषि के क्वेश्चन। यहाँ पहला सवाल है फूल गोभी की अगेती किस्म है, इसमें फूल बने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? तो उपयुक्त होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 लीटर संतरा के जूस का पानक बनाने में कितना परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान जो है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री।
फिर है खुरपका मुंहपका रोग, ये किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपको बताना है थारपारकर नस्ल किसकी होती है? तो थारपारकर गाय की एक नस्ल का नाम है। फिर आपको बताना उच्चतम प्रकार का गलीचा ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होता है? चोकला भेड़ है, इससे प्राप्त होता है गलीचा ऊन। फिर है विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है अंगोरा ऊन। फिर बैक्टीरियन ऊँट में क्या होते हैं? तो इसमें 2 कूबड़ होते हैं, बैक्टीरियन ऊँट में 2 कूबड़ पाए जाते हैं। फिर सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? यहाँ पे आपको कलर बताना है, तो नीले रंग का, ब्लू कलर का टैग लगाया जाता है थैले में। फिर ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त हो रहता है? तो इसमें लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। फिर है कंप्यूटर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको बताना कि IBM आपने सुना होगा, IBM का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। फिर आपको बताना कि असेंबलर जो होता है इसका काम क्या होता है? तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर। नेक्स्ट है कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। नेक्स्ट आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण जो होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है फर्मवेयर। फिर माउस के 2 बटनों के बीच में जो मध्य में व्हील होती है सेंटर में, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो पेज होता है उसको स्क्रॉल यानी ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो इसमें यूज़ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। और इसी तरह से होता है कोल्ड बूटिंग। जब किसी कंप्यूटर को पहली बार ऑन किया जाता है तो जो बूटिंग होती है कोल्ड बूटिंग, और जो कंप्यूटर पहले से ऑन है उसको रीस्टार्ट करना है तो हो जाएगा वार्म बूटिंग। फिर HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो वहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर की इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट एडिटर का यूज़ होता है। फिर है बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर किससे बना होता है? तो ये सब बने होते हैं 8 बिट के योग से। फिर यहाँ पे विविध क्वेश्चन है कुछ, जैसे कि पहला सवाल है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तेलुगु भाषा को। नेक्स्ट है किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये राजा थे भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। फिर नेक्स्ट बताना है कि बिब्लियोमेट्री क्या है? तो बिब्लियोमेट्री है पुस्तकालय सेवा। फिर आपको बताना श्याम विवर ये किसको होता है, कहाँ होता है? तो ये होता है ब्लैक होल को। फिर है किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो ये नृत्य का नाम है ओटाम थुल्लाल। ठीक है, ओटाम थुल्लाल ये केरल का एक नृत्य है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गरीबों की कथकली कहा था। फिर अब भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो भारत के अलावा श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा भी है तमिल भाषा। फिर है बेसिलिका ऑफ बाम जीसस, ये एक विश्व धरोहर स्थल है बेसिलिका ऑफ बाम जीसस। आपको बताना ये है कहाँ? तो ये है गोवा में। फिर है प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, ध्यान से पढ़िएगा, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा ये पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? आपको बताना है। तो इसलिए ज़्यादातर उल्लिखित होता है क्योंकि जिस क्षेत्र में ये उगता है ये वहाँ की जैव विविधता जो होती है उसको कम करने लगता है। फिर भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है जैन मत से। और आखिरी क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये हैं मैत्रेय। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको बाकी भी पार्ट्स मिल जाएंगे, 1 और 2 जुलाई का जो प्रतियोगिता दर्पण है सीरीज़ के 2 पार्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा मई जून की भी अगर आपने PD का विश्लेषण नहीं देखा है तो वो भी अवेलेबल है, उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैगज़ीन। इसका PDF आपको ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली वोकैब, जीके, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, PDF सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाती है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।